सभायै सभापतिभ्यश्च नमस्संस्कृताय। मेरा नाम शिवम है और केवीएस की सिलेक्शन इस जो लिस्ट आई है कल, उसमें एक नाम मेरा भी है। कल लिस्ट आई शाम को और कई लोगों के मित्रों के शुभ संदेश प्राप्त हुए, शुभकामनाएं प्राप्त हुई। अच्छा लगता है जब शुभकामनाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि कल शाम से और अब तक के अनुभव में आया कि बहुत अंतर है नहीं उन लोगों में जो सेलेक्ट हो गए हैं और या जिनका नाम नहीं आया है। एकदम सामान्य ही है, पावदान के इस तरफ आप और पावदान के इस तरफ वो, तो बहुत अंतर है नहीं। तो ना मायूस होने की आवश्यकता है और ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता है। परसों कुछ लोगों को, कुछ मित्रों को कॉल आया था। जो रोज़गार मेला के अंतर्गत उनको बुलाया गया था, 30 तारीख को आना है आपको, ऐसा कहा गया। उसी दिन शाम को मेरे पिताजी से बात हुई तो मैंने बताया कि कुछ लोगों को कॉल आया है, केवीएस का रिज़ल्ट आने लगा है ऐसा। तो पूछे कॉल आई या नहीं आई, तो मैंने कहा मेरी नहीं आई है। तो पिताजी के शब्द थे कि कोई बात नहीं है, तो ईश्वर की मर्ज़ी है और ईश्वर जब जो चाहते हैं तब होता है और जो उचित होता है वही चाहते हैं और वैसा ही होता है। फिर अगले दिन कल शाम को जब लिस्ट आई तो मैंने फिर रात में पिताजी से बात हुई तो फिर पिताजी ने कहा कि ये तो ईश्वर की मर्ज़ी है, जब ईश्वर चाहते हैं तब वो होता है और जो वो चाहते हैं वो अच्छा होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप अगर नाम आता है आपका तभी भी और नहीं आता है तभी भी, बस आवश्यकता है प्रयत्नवान रहने की, प्रयत्नशील रहने की। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, लाभा लाभो जया जयो, तो उसी तरह अगर आपको कुछ प्राप्त होता है तो भी और नहीं प्राप्त होता है तो भी। प्राप्त हो गया है तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, आपके दायित्व तो बढ़ गए हैं, और यदि नहीं प्राप्त हुआ है तो आपके परिश्रम का समय बढ़ गया है। बस इतना सा अंतर है। आप जिनका नहीं हुआ है उन्हें परिश्रम करने की आवश्यकता है और जिनका हो गया है उन्हें बहुत रुड़ने की आवश्यकता है नहीं है, बहुत रुड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा तीर आपने मारा नहीं है। मतलब जितने भी लोगों का हम लोगों का हुआ है, बहुत बड़ा कोई हमने किया नहीं है। तो ये बस कुछ होता है कि माइंडसेट, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, सामने जो परीक्षा ले रहे होते हैं परीक्षक की बुद्धि होती है और उनका मार्गदर्शन होता है। कई बार कुछ हम बोलते हैं उनको अच्छा लगता है तो पॉजिटिव हो जाता है, कई बार नहीं समझ में आता है उनके नेगेटिव हो जाता है। बस उतना सा है। जैसे एक जीवन में व्यक्ति के अच्छे गुरुओं का मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात रही, अच्छे शिक्षक मिले, हमेशा अच्छे गुरुजनों का मार्गदर्शन मिला, अच्छे मित्रों का मार्गदर्शन मिलता रहा। हमारे मित्र हैं एक गौरव जी, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, उनका मार्गदर्शन बहुत रहा। जब भी कहीं नहीं होता था तो मैं अक्सर उनसे बात करता था, तो मार्गदर्शन बहुत अच्छा उनसे प्राप्त होता रहा, बड़ा सहयोग रहा उनका। तो ऐसे सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों के चरणों में सादर प्रणाम। एक बात और कहना चाहेंगे कि हम कई बार अपने घर वालों से तैयारी के समय में बहुत दूर हो जाते हैं, तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर अपने घर, अपने पिताजी से, अपनी माताजी लोगों से बात करते रहना चाहिए और उनको बताते रहना चाहिए कि हमारी वास्तविक स्थिति ये है। तो जो वास्तविक स्थिति है वो उनको बताते रहना चाहिए। मेरे पिताजी ने एक बार मेरे से कहा था कि जो है, एक बार मैं वैसे बहुत लापरवाह आदमी हूँ, फॉर्म वगैरह भरने में अक्सर अंतिम दिनांक में भरता हूँ। तो पिताजी ने कहा था कि एक लापरवाह व्यक्ति 100 मूर्खों से ज़्यादा नुकसान उठाता है। तो ये सच है। तो लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है, प्रयासरत रहिए, प्रयत्नरत रहिए। जिस तरह अच्छे मित्रों के होने से हमारी स्पीड अध्ययन में और बाकी सफलता में स्पीड बढ़ जाती है, उसी तरह प्रयास करिए कि हम कोई न कोई एक ऑनलाइन माध्यम, आजकल तो ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध हैं, तो कोई न कोई ऐसा मार्गदर्शन रहे, किसी के पास रह के पढ़ें या हम ऑनलाइन ले लें, उसमें पढ़ें, तो उससे एक निरंतरता बन जाती है। और निरंतरता, मुझे ऐसा लगता है कि निरंतरता ही सफलता की प्रथम श्रेणी है। प्रथम चरण जो सफलता का है वो निरंतरता ही है। आप निरंतर मेहनत करिए। इस परीक्षा में पास हुए तो बैठना नहीं है, फिर दूसरी परीक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है। कई विषय हैं। एक जो मैंने पहले ही बताया कि पिताजी ने कहा कि जो है एक लापरवाह व्यक्ति 100 मूर्खों से अधिक नुकसान उठाता है। तो अभिप्राय यही है कहने का कि लापरवाह नहीं होना चाहिए। लापरवाह नहीं होना चाहिए तैयारी में और लापरवाह नहीं होना चाहिए फॉर्म भरने में भी। मैं थोड़ा तैयारी में तो लापरवाह था ही, फॉर्म भरने भी मैंने बहुत बड़ी लापरवाही की। तो कई बार होता है जब हम मैं एक पिछले सत्र, इससे पहले जब केवीएस आया था 17-18 में, तो उस समय मैंने केवीएस दिया था। तो वो पेपर इतना कठिन था, या जो भी मानिए कि मैं इतना निगेटिव हो गया था कि मुझे लगता था केवीएस में होगा ही नहीं। तो जब इसका फॉर्म आया तो मैंने भरा ही नहीं। बहुत दिन तक सोचता रहा कि क्या होगा तो है नहीं, केवीएस बहुत कठिन पेपर है तो होगा तो है नहीं, फिर क्या भरा जाए।
लेकिन केवीएस के नाम से एक लगाव था शुरू से। मेरा बीएड श्रृंगेरी परिसर में हुआ है, राजीव गांधी परिसर श्रृंगेरी में है, वहाँ से। तो तभी से केवीएस के नाम से एक लगाव था। वहाँ कुछ केवीएस के शिक्षकों की ट्रेनिंग थी, उस समय मेरा वहाँ रहना हुआ था, तो उनसे परिचय हुआ वहाँ पे। तभी से केवीएस के प्रति एक श्रद्धा थी। तो 17-18 वाले सत्र में हुआ नहीं, तो मैं तभी से नेगेटिव था। तो इस बार भी फॉर्म भरने के विचार से मैं था नहीं, मैंने फॉर्म भरा भी नहीं था। फिर अंतिम समय में कई लोगों से बात हुई तो मैंने फॉर्म भरा, और कुछ लापरवाही की फॉर्म भरने में भी। फिर आगे जब मैंने सिलेबस देखा तो सिलेबस एकदम नया था। तो कहने अभी ये है कि जैसे व्याकरण के कुछ अंश रहे होते, साहित्य रहा होता, तो मैं तो वेद का छात्र हूँ, तो व्याकरण और साहित्य वगैरह सारे विषय कमज़ोर रहे ही हैं। हमेशा से वेद के प्रति ही थोड़ा जागरूक रहे हैं अध्ययन को लेके। तो कोई भी विषय ऐसा मजबूत था नहीं। लेकिन जब इसका सिलेबस देखे तो एकदम नया था, सारी एनसीईआरटी की किताबें लगी हुई थी। तो अब आप व्याकरण के चाहे इतने विद्वान रहे हों, साहित्य के चाहे इतने विद्वान रहे हों, और गुरुजी भी ऑनलाइन पढ़ाते समय कहते थे कि जो है आपका व्याकरण और साहित्य से ज़्यादा यहाँ अब आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ये काम आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा, यही कहानियाँ पूछी जाएंगी और यही कविताएँ पूछी जाएंगी। तो हम उस चीज़ से फिर मुझे, जब मैं वो गुरुजी का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि यही प्रश्न यही पूछे जाएंगे, तो आपके साहित्य आप कितना जानते हैं, व्याकरण कितना जानते हैं, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम कहें कि अब जब फ़र्क पड़ने ही नहीं वाला है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि साहित्य और व्याकरण हम बहुत अच्छा नहीं जानते हैं। तो फिर एनसीईआरटी को जाना जाए। ये जो पाठ्यक्रम में लगी हुई किताबें हैं, रुचिरा, शेमुशी, इन पे थोड़ा प्रयास किया जाए। तो फिर मैंने रुचिरा और शेमुशी वगैरह किताबें ली, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया संस्कृत गंगा का, और फिर पढ़ना शुरू किए। अब मेरा ये मानना है कि किसी की सफलता में कोई जो व्यक्ति प्रयासरत है, अकेले वो सहयोगी या अकेले वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने आप से अकेला सफल नहीं हो सकता। ऐसे अपनी सफलता का श्रेय किसी भी व्यक्ति को अपने आप को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कभी हो ही नहीं सकता। आप सफल तब होते हैं जब आपके आसपास एक अच्छा परिवेश होता है, आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं या तैयारी कर चुके होते हैं, और घर का एक सपोर्ट मिलता है आपको, अच्छे गुरुजन मिलते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। बहुत बड़ी बात है एक अच्छा प्लेटफॉर्म का मिलना। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जो आपको तैयारी करवाता है। तो बहुत सारे अंश मिलते हैं, कुछ ईश्वर की कृपा होती है, कुछ भाग्योदय भी होता है। कई बार जो है भाग्य का भी बड़ा सहारा मिलता है हमको। तो बहुत सारे अंश होते हैं। कुछ अच्छे दोस्त होते हैं जो समय समय पर आपका सहयोग करते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे भी जो आपको डांट के समझाएं। अब मुझे याद है काशी विद्यापीठ में मैं एमए कर रहा था, तो सेकेंड ईयर की बात है, उस समय मैं थोड़ा पढ़ाई को लेकर लापरवाह था। तो हमारे रूममेट थे गौरव, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो कई बार हमको डांटा करते थे पढ़ाई को लेकर। और फिर उसके बाद में जब इधर प्रयागराज में आना हुआ, तो जब हम पढ़ाई को लेकर थोड़ा गंभीर हुए, तो कभी मन नहीं लगता था, तो मैं अक्सर उनको फ़ोन करता था, गौरव को। तो वो उनसे हमको बड़ा मोटिवेशन मिलता था, उनकी बातों से। और वो बीच बीच में बहुत कुछ बताया करते थे कि ऐसे ऐसे, और कई समस्याएं आती हैं, सभी के जीवन में समस्याएं रहती हैं, हमारे भी थी, सभी की रहती हैं। इसमें बहुत आश्चर्य, समस्याओं का होना आश्चर्य की बात नहीं है, समस्याओं का ना होना आश्चर्य की बात है। तो जब समस्याएं रहती हैं तो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति अधिक श्रद्धावान रहता है, ये सच है। जब हमको ज़्यादा व्यवस्थाएं मिल जाती हैं तब हम लापरवाह हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अंश रहते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला, संस्कृत गंगा का सब्सक्रिप्शन वगैरह लिए, तैयारी करना शुरू किए। तो मैं तो गुरुकुल में पढ़ाता हूँ, तो गुरुकुल का तो ऐसा क्रम है कि आपका मन है आप 7 घंटा पढ़ाइए, मन नहीं है 1 घंटा पढ़ाइए। तो बच्चे हैं वहाँ, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों का भी सपोर्ट रहा, उन्होंने परेशान नहीं किया। जिस समय मैं बैठ के पढ़ रहा होता था उस समय वो कभी आके परेशान नहीं किए। तो मैंने तो कई बार ऐसा किया था कि जो है दिन का टाइम छोड़ के रात के टाइम पे पढ़ने का प्रयास किया। तो रात में उससे होता क्या है कि जैसे जो तैयारी मेरा ऐसा अनुभव है, ये ज़रूरी नहीं है सभी के उसमें लागू हो। तो दिन में क्या है, आप जो 1 घंटे में जितना तैयार कर पाते हैं, रात में आप अगर पढ़ाई करते हैं तो 25 मिनट में बड़े आराम से हो जाता है। 2 घंटे की मेहनत, उतनी ही मेहनत आप रात में, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। रात का अध्ययन, रात में बैठ के पढ़ना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो यदि आप कोई भी व्यक्ति, कहने का अभिप्राय ये है कि जब आप पढ़ने बैठिए तब फिर आप पूरी तरह से पढ़ने बैठिए। मुझे याद है मैं अपने कमरे में छोटी छोटी चिट लिख के चिपका रखा हूँ। तो
वो किया, मुझे करना इसलिए पड़ा क्योंकि एमए में थे तो हमारे साथ गौरव थे, कभी लापरवाही किया मैंने तो वो डाँट के बता दिया करते थे, समझा दिया करते थे। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति था नहीं, यहाँ तो मैं ही गुरुजी हूँ, कौन क्या कहेगा। तो गौरव की कमी को पूरा करने के लिए मैंने वो फिर छोटी-छोटी चिट लिख के अपने सामने चिपकाई, उसमें कई वाक्य भी लिखे कि अंतिम प्रयास है, पढ़ ले बेटा ऐसे करके। कुछ हास्यप्रद भी थे। हमारे जो मित्र देखते थे, पढ़े, कई बार हँसे भी, मुझे भी हँसी आई, लेकिन वो ज़रूरी था मेरे लिए। हाँ, तो कहने का अभिप्राय ये है कि आपको मोटिवेट रहना है, क्रम कोई भी हो, तरीका कोई भी हो। आपको किसी के माध्यम से या किसी सामने लिख के चिपकाने से अगर हो रहा हो, आपको मोटिवेशन मिल रहा हो, तो वो उचित है। कोई व्यक्ति आपके आस-पास में है, आपको 24 घंटा बता रहा है, ऐसे नहीं है, ऐसे करो, वो भी उचित है। बस ये है, आपको प्रयास करते रहना है निरंतर। तो मैं वैसे केवीएस में मैं इसमें बहुत सफल तो नहीं मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि पहले भी कहा मैंने कि अगर आप कहीं चयनित होते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, और नहीं होते हैं तो आपका परिश्रम बढ़ जाता है। तो इसके बाद ज़िम्मेदारियाँ दूसरी रहेंगी, उसके प्रति हम सभी को श्रद्धावान रहना है, अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति। तो इस क्रम में बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा, पिताजी का भी बहुत सहयोग रहा, बहुत मार्गदर्शन रहा पिताजी का, और पिताजी का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बहुत सहायक रहा मेरे लिए, पूजनीय है। और सभी को पिताजी से लगाव होना चाहिए सभी को। मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आप कहीं लो फील कर रहे हैं तो आप पिताजी को फ़ोन करिए, पिताजी से बात करिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पिताजी बहुत पढ़े लिखे हों तभी वो कुछ बता पाएंगे। आप बस उनको बात करिए और उनको बता दीजिए कि ये समस्याएं चल रही हैं। और पिता वो वृक्ष है, वो सब कुछ सहन कर लेता है, सब कुछ। वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि जो है ऐसे नहीं, ऐसे ये गड़बड़ा गया, तुमने ये गलत किया, वो गलत किया। वो डायरेक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आपको प्रेरित ज़रूर करेंगे। तो पिताजी को बताइए, अपने गुरुजनों को बताइए, कुछ गड़बड़ हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, गुरुजी को फ़ोन लगाइए, गुरुजी को बताइए। और परिवार, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, आपके सहयोगी मित्र भी हो सकते हैं। तो मेरे जीवन में तो बहुत सारे ऐसे लोग रहे, तो उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा रही। आसान तो नहीं था, हम बहुत प्रयास करते हैं। मैं तो बहुत फेल हुआ, नेट मैंने कई 6-7 बार दिया होगा, हर बार फेल ही हुआ हूँ मैं। कभी मैंने बताया भी नहीं, अब तो नेट का फॉर्म भरता हूँ, मैं बताता भी नहीं हूँ कि मैंने नेट का फॉर्म भरा है, इतना फेल हो चुका हूँ। लेकिन हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। कई असफलताएँ होती रहती हैं और हम उनको झेलते रहते हैं। फिर एक दिन समय आता है कि किसी सरकारी पीडीएफ में एक नाम अपना भी होता है, और फिर जो शुभकामनाओं की लड़ी लगती है तो फिर कहना ही क्या। आनंद, वो भी एक आनंद है। तो मेरे लिए तो ठीक है, सब कुछ मिलना चाहिए सभी को, यह अवसर सभी के जीवन में आना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आपको प्रयास करना चाहिए। जैसे कई बार मेरा मानना ये है कि जैसे आपको कोई एक मिल गई, जैसे आपको केवीएस मिल गया मान के चलिए, तो आपको रुकना नहीं है। आपके अंदर योग्यता है तो आप आगे की ओर प्रयासरत रहिए, ताकि जिनमें जैसे सभी की मानसिक स्थिति कम ज़्यादा, आर्थिक स्थिति कम ज़्यादा ऐसी होती है। तो अब जैसे हम हैं, अगर हम करना चाहें कि नहीं हमको आईएएस की तैयारी करनी है तो वो नहीं होगा। हमारे लिए यही शिक्षक लाइन टीजीटी पीजीटी इत्यादि ही हैं। लेकिन अगर हम टीजीटी कर सकते हैं या पीजीटी कर सकते हैं, फिर भी हम प्राइमरी में पढ़े हुए हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उसका दोष लगेगा आपको। यदि आपकी मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति ठीक है और आप पीजीटी कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप प्राइमरी में पढ़े हुए हैं, तो उसका आपको दोष लगेगा। तो लापरवाह ना रहिए, निरंतर आगे की ओर प्रयासरत रहिए। और सौभाग्यशाली हैं हम, मुझे लगता है कि ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे हम तैयारी कर पा रहे हैं। अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये संस्कृत गंगा नहीं होता तो बहुत मुश्किल था, तैयारी कभी कर ही नहीं पाते। क्योंकि जब जो व्यक्ति कहीं लग जाते हैं, अब सबके साथ नहीं, सब नहीं हो सकता। आप गांव में रहते हैं, कहाँ से पढ़ेंगे। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतना गुरुजी लोग प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय सर्वज्ञ गुरुजी प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तो हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए और उनके प्रति भी आभार प्रकट करना चाहिए। हम सभी ऋणी हैं, संस्कृत गंगा से पढ़ने वाले या किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने वाले, हम सभी इन सब चीज़ों की ऋणी हैं। और हमारा दायित्व तो ज़्यादा बनता है, संस्कृत के लोगों का दायित्व तो ज़्यादा बनता है कि हम छात्रों को अधिक मोटिवेट कर सकें, प्रोत्साहित कर सकें और उनको उनके अंदर संस्कृत के प्रति रुचि ला सकें। यही सारी कुछ बातें हैं। और सफलता की दृष्टि से
खाली जो एक विषय है कि निरंतर प्रयास करते रहिए। निरंतरता ही आपकी सफलता का प्रथम चरण है। अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो ज़रूर सफल होंगे। आज नहीं तो कल होंगे, लेकिन सफल ज़रूर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं केवीएस को लेकर मतलब मैं बहुत बड़ा तीर मार दिया है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। लेकिन परिश्रम है, ईश्वर ने एक दायित्व दिया है, तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो केवीएस में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ तो ज़रूर सेवा करेंगे। केवीएस के माध्यम संस्कृत की सेवा केवीएस के माध्यम से करेंगे, और अगर अवसर कुछ समस्या आती ही नहीं मिलता है तो संस्कृत की सेवा करनी है, गुरुकुल के माध्यम से करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमः संस्कृताय।